यानी कि 1773। दूसरा 1783 जिसमें सरकार गिर गई। और ये क्वेश्चन बहुत आता है, पहली बार भारत के मामले में इंग्लैंड की सरकार गिर गई। अब उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786। 1786 के बाद 1793 में एक एक्ट आया, 93 में। 1783 के बाद फिर एक एक्ट और आया, ये एक्ट जो आया आपका 1813 यानी कि 1813, जिसमें एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। आप ये नोट करते रहे ईयर, तो ये आपको एक तरीके से याद हो जाएंगे। पहले क्या बताया मैंने आपको, 1783 रेगुलेटिंग एक्ट। 1783 के बाद कौन सा बताया, 1783 में ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, सरकार गिर गई। यस, ये जितने भी एक्ट बन रहे थे वहीं पर बन रहे थे। इसके एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद 1793 लिखिए। 1793 के बाद 1813, लास्ट क्या बोला मैंने, 1793 के बाद 1813, 1813 लिखिए। 1813 के बाद फिर एक एक्ट और बना 1833। इसमें बहुत सारे काम हुए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज इसमें कर। फिर 33, फिर 53 लिखिए। पहले क्या बताया, 1813, उसके बाद 1833, उसके बाद 1853, उसके बाद 1858 लिखिए। उसके बाद 1861 लिखा। अब ये एक्ट इस तरीके से चलते रहे। दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बताया, और इन एक्ट में कुछ ना कुछ हमारे लिए नया मिलता था। अब 1853 के बाद आपने 58 लिख लिया, 58 के बाद 61 है, 61 है, 1909 आपने सुना होगा, 1919 जिसको 1909 को क्या कहते हैं, मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स या मार्लियामेंटो सुधार। उसके बाद जेम्स फोर्ड रिफॉर्म्स। उसके बाद 1835 जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है। तो कुल मिला के प्रिपरेशन चल रही थी, ये कल हमने बताया था सारा। इसके बाद ये भी बताया था कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बना, इसमें कितनी कमेटियां बनी, कौन कौन कमेटी का हेड था। फिर उसके बाद में लास्ट में हम लिखवा रहे थे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉरन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें एक टेबल बनवाई थी, आपको शायद ध्यान आ रहा होगा, बनवाई थी। थोड़ा सा उसे कंप्लीट करा था, उसके बाद फिर फंडामेंटल की तरफ चलते हैं। संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, संघात्मक व्यवस्था, ब्रैकेट में लिख लो फेडरल सिस्टम। ये कहां से है, यस। और वहीं से है हमारी रेसिडरी सिस्टम्स, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं, रेसिडरी पावर्स कहां से ली गई हैं, कहां से ली गई हैं, कनाडा। नेक्स्ट कंट्री का नाम है साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। और इसमें लिखे हैं आप अमेंडमेंट प्रोसीजर, हिंदी में कहेंगे यस, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और ब्रैकेट में इसका आर्टिकल भी लिख लें, आर्टिकल। और हमारे संविधान में 3 चीज बड़ी मुख्य इंपॉर्टेंट है, जिसमें फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, और डीपीएसपी डायरेक्ट स्टेट ऑफ प्रिंसिपल पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें मैंने फंडामेंटल राइट बताया था, कहां से आए थे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी कहां से आएंगे, इसे नोट कर लीजिए, रसिया यानी कि पूर्व सोवियत संघ, रूस लिख लें या ब्रैकेट में पूर्व सोवियत संघ लिख लिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया उद्देशिका, प्रस्ताव, इसमें क्यों लिखना, संवर्ती सूची जी। हमारे यहाँ 3 सूचियां होती हैं, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, और केंद्र सूची यूनियन लिस्ट, एंड तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें हमने अपने अपने सब्जेक्ट बांट रखे हैं। आमतौर पर क्या होता है, जो स्टेट सूची में जो सब्जेक्ट होते हैं पावर दोनों की है,
लेकिन अगर कंट्राडिक्शन होता है, विरोध होता है, कोई विवाद होता है, तो उसमें केंद्र की बात मानी जाती है। ये बात समझ में आ रही है आपकी समझ में आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट कंट्री का नाम लिखिए फ्रांस। क्या लिखा आपने? फ्रांस। जो हमारी गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, जिसको हम रिपब्लिक कहते हैं, ये व्यवस्था कहां से ली गई है? फ्रांस से। जर्मनी। जो हमारे आपातकाल है, इमरजेंसी है, वो कहां से ली गई है? जी लिख लीजिए, यानी कि मेरठ, देन स्टेट, देन कंट्री। इसका मतलब अगर मैं मेरठ जिले का नागरिक हूं तभी मैं उत्तर प्रदेश का हूं, और जब मैं उत्तर प्रदेश का हूं तभी मैं भारत का हूं। तो लास्ट में यहाँ जो सिटीजनशिप होती है कह रही है केवल भारत का नागरिक हूं मैं। आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे आप कहां के नागरिक हैं, तो आप क्या कहेंगे? हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है और सेंटर की सिटीजनशिप अलग होती है। तो कुछ देशों में गहरी नागरिकता का प्रावधान भी है। तो जो ये हमारी गहरी नागरिकता का प्रावधान है, कहां से बेटे? गहरी नागरिकता। क्या आपको रोक सकता? नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? आपको कोई मरने के लिए कह सकता? नहीं कह सकता। अर्थात कुछ चीजें जो प्रकृति की तरफ से आपको दी गई हैं, आपको जीने का अधिकार, उसी तरीके से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें एक टॉपिक डाला गया फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। तो ये जो मूल अधिकार हैं ये हमारे पहले 7 हुआ करते थे। कितने थे? 7। पहला अधिकार कौन सा था? राइट टू इक्वलिटी, जिसको समानता का अधिकार कहते हैं। दूसरा क्या था? अब पहले हमें क्या ऐसे याद करने का तरीका, पहला हमारा अधिकार क्या? समानता का अधिकार। पहले हम समान होंगे, उसके बाद हमें स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए? तो पहला अधिकार कौन सा है हमारा? राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार किस चीज का है हमारा? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार किसका है हमारा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई हमारा शोषण नहीं करेगा, कैसा भी शोषण नहीं कर सकता। तो 3 हमारे अधिकार हो गए। इसके बाद चौथा अधिकार क्या है हमारा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मैं चाहे पूजा करूं, मैं चाहे नमाज पढ़ूं, चाहे मैं सत श्री अकाल कहूं, मेरी मर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? हम यहाँ पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग हेलमेट नहीं लगाते और स्कूटर पे जाते हैं। पुलिस वाले अगर आप जाते हैं तो आपका चालान काट देंगे। लेकिन अगर वो सरदार जी जा रहे हैं, क्या उनका काट देंगे? क्यों नहीं काटेंगे भाई? क्योंकि उनको धार्मिक रूप से ये अधिकार मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। अगर आप चाकू लेके जा रहे हैं, इतना लंबा चाकू, तो आपको पुलिस पकड़ लेगी, किसे कहां लेके जा रहे हैं? डंडा भी नहीं ले जाने देगी आप। लेकिन अगर कोई सरदार जी जा रहे हैं और उनके साथ में क्या है? कटार, उन्हें कोई रोकेगा? वो संसद में भी जाएंगे लेके उसको। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर भारत में उसका की गई है। कितने अधिकार हो गए हमारे? 5वां अधिकार कौन सा है हमारा? सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, कल्चर एंड। जैसी भी है मैं ऐसा ही काम करूंगा और मैं जिस प्रकार भी पढ़ना चाहता हूं उस प्रकार पढ़ूंगा। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। उसके बाद लास्ट बचा आपका जन्म डॉक्टर के, जिसको हम अंग्रेजी में हॉस्पिटल और हिंदी में अस्पताल कहते हैं। वहीं जाते हैं और डॉक्टर मिलता है, वो आपको ट्रीटमेंट करता है, आपको ठीक करता है। इसीलिए जो हमारे 7 अधिकार थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी, उसको तो हटा दिया, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। जब आपके 5 अधिकार हो गए, इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक अधिकार की और जरूरत थी। वो अधिकार कौन सा था? उपचारों का अधिकार। उपचार का है कि जो आपको संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं उनके लिए भी एक अधिकार की स्थापना की गई, जिसका नाम था संवैधानिक उपचारों का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। और ये हमारा अंतिम फंडामेंटल राइट है। अब पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी था, राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब खत्म होने का मतलब ये नहीं वो खत्म हो गया चला गया। आपके सबके याद होंगे, एक बार मेरे साथ बताएंगे। नंबर 1, जो नहीं बोलेगा सिलेक्शन नहीं होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, शोषण के, इसमें आवाज थोड़ी कम है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का अधिकार नहीं है। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मैं चाहे जो करूं मेरी, हाँ, तो मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कोई सा भी धर्म अपना सकता हूं। अच्छा, नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार।
एंड लास्ट वन, इन सब की रक्षा के लिए एक नया अधिकार का जन्म हुआ जिसका नाम था संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये बात समझ में आ गई आपको? अब जो संवैधानिक उपचार है ये आर्टिकल 32 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये संविधान की आत्मा ही नहीं रहेगा तो हमें ठीक कौन करेगा? ऐसे ही जो संविधान ने हमारे अधिकार हमें दिए, इस देश में सर्वोच्च क्या है? जोर से बोलो। संविधान। देश में सर्वोच्च कौन है? और संविधान में सर्वोच्च कौन है? संसद। संसद किसको मिलाकर बनती है? आवाज पता आपकी ऐसी आवाज लग रही है जैसे आप कुछ खाना खा कर नहीं आया। संसद किसको मिलाकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और महामहिम राष्ट्रपति। अच्छा, ये तो संसद सर्वोच्च हो गई। और संसद में एक कैबिनेट भी होती है, उस कैबिनेट में सर्वे सर्वा भी होता है। वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में एक मजबूत मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ दो चीजें निकल कर रही हैं। देश में सर्वोच्च कौन? संविधान। संविधान में सर्वोच्च कौन? संसद। और संसद में कानून बनाने के लिए, कानून की समीक्षा करने के लिए, और तीसरा क्या है? कानून को कार्यान्वित करने के लिए 3 पिलर बनाए गए। एक कार्यपालिका बताई गई थी आपको, एक व्यवस्थापिका बताई थी आपको, और एक न्यायपालिका बताई थी। जो कार्यपालिका, उसका कार्य क्या है? कार्यपालिका का मतलब है विधि का निर्माण करना, और इसका व्यवस्थापिका क्या है? विधि को लागू करना। और न्यायपालिका कार्य क्या है? विधि की समीक्षा करना। और विधि की समीक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब देखिए, दो, पहला क्वेश्चन, देश में सर्वोच्च कौन? संविधान। संविधान में सर्वोच्च कौन? संसद। और संसद किसको मिलकर बनती है? और हम सब का क्या रोल है? यानी कि देश में संप्रभु कौन? जनता। जनता जिसको चुनेगी वो बनेगा, और जो सही काम नहीं करेगा, जनता उसको पसंद नहीं करेगी तो 5 साल में उसको फिर हटा दिया जाएगा। पसंद करेगी तो दोबारा बना दिया जाएगा, पसंद नहीं करेगी तो ऐसी स्थिति में आज हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट में क्वेश्चन हमें कल लिखवाया भी था कि फंडामेंटल राइट जो होता है